कैसा ये इश्क है द्वितीय भाग 4। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थान भारत के उत्तरी हिस्से में लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में स्थित पैंगोंग लेक। ये स्थान जितनी अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, उससे कई अधिक चर्चा में रहता है। भारत चीन सीमा विवाद के कारण दोनों देशों की सेनाओं के बीच होने वाली झड़प और आपसी टकराहट की वजह से जो अपेक्षाकृत पिछले कुछ वर्षों में अधिक बढ़ गया है। फिर भी यह जगह भारत पाकिस्तान बॉर्डर की तुलना में काफी शांत रहता है, क्योंकि सन 1962 के बाद अभी तक यहाँ गोलियां नहीं चली। टकराहट होती है पर उसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबंध हमारे देश की सेना दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के बुरे इरादों व साजिशों को नाकाम करने के लिए चट्टान की तहत अड़िग खड़ी रहती है। दुश्मन सिर्फ चीन नहीं है, अपितु यहाँ का पल पल बदलता बेहद ठंडा मौसम और यहाँ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ भी है, जो उनके इस काम को और अधिक जटिल व कठिन बना देती है। पर फिर भी हमारे देश के सैनिक हर चुनौती का मुकाबला कर यहाँ अड़िग खड़े रहकर हम में सुरक्षा का भरोसा जगाते हैं। उनके इस जज्बे के आगे ये कठिन परिस्थिति और दुश्मन दोनों ही घुटने टेकते नजर आते हैं। ये क्षेत्र LAC के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ सेना की मूवमेंट रहती है। दूर दूर तक फैले निर्जन खाली पहाड़, हरियाली का नामो निशान नहीं। इस वजह से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। मानव बस्तियों से दूर ये वीरान इलाका ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। पर इन पहाड़ों के बीच में स्थित पैंगोंग लेक अपनी खूबसूरती की छटा बिखेरती जन्नत का आभास कराती है। चारों तरफ से पहाड़ियाँ और बीच में नीली जल राशि अत्यंत रमणीय है। इसका अधिकांश हिस्सा चीन के नियंत्रण में आता है, परंतु कुछ हिस्सा भारत के नियंत्रण में भी है, जिससे ये बॉर्डर का काम भी करती है। इसलिए इस लेक पर ट्रूप्स की मूवमेंट हर समय रहती है। इसके किनारों पर स्थित 5 पहाड़ियाँ 5 फिंगर कहलाती है, जो कि अक्सर टीवी न्यूज चैनलों की जीनत बनती है। वजह चीनी सैनिकों की भारतीय सीमा में घुसपैठ और उसके बाद तनावपूर्ण होते हालात। ये इलाका विवादित है। दोनों देश इस पर अपना अपना दावा ठोकते हैं, इसलिए यहाँ पर हर समय सेना की चौकसी रहती है। यहाँ सेना की छोटी छोटी पोस्ट से लेकर बड़े कैंप है। ऐसे ही ये कैंप में तन्मय वर्दी पहने पेट्रोलिंग पर जाने के लिए तैयार था। बदन पर गर्म जैकेट, फौजी बूट, हाथों में ग्लव्स पहन रहा था कि फोन की घंटी घनघनाई। अमूमन खराब नेटवर्क की समस्या से यहाँ 2-4 होना पड़ता है, इसलिए घर पर बात बहुत कम हो पाती है। पर इस समय फुल नेटवर्क था, पर अभी उसे पेट्रोलिंग दस्ते के साथ निकलना है, इसलिए वह बात नहीं कर पाएगा। तो दुख भी हो रहा था, पर सेना का जवान होने के नाते ड्यूटी फर्स्ट, परिवार बाद में आता है। गुड्डू कॉल कर रही थी। नामदेख चेहरे पर एक पल को खुशी ने दस्तक दी, पर वो बात नहीं कर पाएगा। यही बताने के लिए वो कॉल रिसीव करता है कि सुबह बात करेगा। गुड्डू, इस समय मेरी ड्यूटी है, मुझे निकलना है। सिग्नल मिला तो कल बात करूँगा, उसने जल्दी जल्दी बोला। ठीक है भैया। उदास होती गुड्डू फोन काट देती है। तन्मय तैयार होकर कैंप से बाहर निकला। पैंगोंग झील के 5 फिंगर एरिया में उसकी ड्यूटी है, तो अपने इस 10-15 सैनिकों के दल को उसे लीड करना है। उन्हें ऊपर की ओर पहाड़ियों पर चढ़कर गश्त लगाकर निगरानी करनी है और देखना है कि दूसरी तरफ से कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। अमूमन बाकी बॉर्डर एरिया के मुकाबले यह एरिया शांत ही रहता है, कुछ छोटी मोटी झड़पों को छोड़कर। पर बीते 4-5 सालों में इस एरिया में चीनी सेना की गतिविधियां और घुसपैठ अधिक बढ़ी है, इसलिए बॉर्डर इलाकों में चौकसी बहुत अधिक सख्त कर दी गई है, क्योंकि भारतीय और चीनी सेना का टकराव कभी कभी बेहद गंभीर रूप भी ले लेता है। यहाँ पर पेट्रोलिंग देश के अन्य बॉर्डर से अलग होती है। हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने हो जाए तो बैनर ड्रिल होती है। एक दूसरे को बैनर दिखाकर बताया जाता है कि तुम हमारे क्षेत्र में हो तो पीछे हट जाओ। पर कई बार टकराहट बढ़ जाती है और नौबत हाथापाई या पत्थरों से एक दूसरे पर हमला करने तक
पहुंच जाती है, तो इसलिए यहाँ अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। अपनी कंप्लीट यूनिफॉर्म में तन्मय अपनी गश्ती दल के साथ निकला। ये बेहद ठंडा इलाका है। रात बढ़ते ही सर्दी का प्रकोप भी बढ़ने लगता है, इसलिए पूरी तरह से खुद को गर्म कपड़ों से ढके हुए वे आगे बढ़े। नियत समय की दूसरी तक गश्त करके कुछ घंटों बाद यहाँ दस्ता लौट आया। पेट्रोलिंग से वापस आया, हथियारों को नियत जगह पर रखा, बूट उतारे और सो गया। 3-4 घंटे की ये गश्त, वो भी इतनी ठंड में, बेहद कठिन होती है। कंबल में आते ही आंखों में नींद ऐसी सवार हुई कि फिर वो सुबह एक सिपाही की आवाज देने पर ही उठी। साहब उठिए, साहब उठिए, उठिए साहब, सबको रेडी होने को कहा गया है। सिपाही उसे आवाज देता बोला। क्यों? तन्मय ने वजह पूछी और साथ ही फुर्ती से उठा और पलंग के नीचे रखे बूट पहनता बोला, दुश्मन झील की इस तरफ घुस आए हैं। वो घबरा कर बोल रहा था। ओके, कहता वो जल्दी से अपने जैकेट, गर्म टोपी, ग्लव्स पहनकर रेडी हो गया। अगले कुछ क्षणों में पूरा दल तैयार होकर उस जगह की तरफ चल पड़ा जहां चीनी सैनिकों के घुस आने की खबर थी। चीनी सैनिक भारतीय साइड की तरफ, जहां फिंगर पॉइंट है, वहां से पत्थरबाजी कर रहे थे और कुछ झील के किनारे भारतीय सैनिकों के साथ उलझे हुए थे। 2 चीनी सैनिक घायल होकर नीचे गिरे हुए थे, जिन्हें भारतीय सैनिकों ने अपने कब्जे में लिया हुआ था। पेट्रोलिंग करते हुए चाइनीज सैनिक इस तरफ आ गए थे। इस तरफ की पेट्रोलिंग पार्टी ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक रखा था। बैकअप के लिए और फोर्स मंगाई गई, तो क्विक रिस्पॉन्स हुआ और अगले कुछ मिनटों में ये पूरी टीम ऑन द स्पॉट पहुंच भी गई। देखा तो माहौल बेहद तनावपूर्ण था। 2 चीनी सैनिक घायल पड़े थे, कुछ पहाड़ी के ऊपर से पत्थरबाजी कर रहे थे। इधर से सैनिकों की संख्या बढ़ी तो थोड़ी देर में चीनी सैनिक पीछे हटने लगे। दोनों तरफ से सैनिक लहूलुहान थे। दरअसल जब दोनों तरफ के सैनिक गश्त के दौरान आमने सामने होते हैं तो बैनर ड्रिल का प्रदर्शन होता है और वे पीछे हट जाते हैं, परंतु यहाँ पर बैनर ड्रिल के बावजूद ये वापस नहीं गए, तो तानातानी बढ़ गई, जिस वजह से नौबत हाथापाई तक पहुँच गई। थोड़ी देर में दोनों तरफ से हॉटलाइन पर बात हुई और फिलहाल मामला शांत किया गया। चीनी सैनिक अपने दोनों सैनिकों को लेकर चले गए। भारतीय सैनिक भी घायल हुए थे तो उनको इलाज के लिए भेज दिया गया। ये गश्ती दल सुबह 4 बजे पेट्रोलिंग पर निकला था, जिसे लेफ्टिनेंट चौधरी लीड कर रहे थे। इस जगह पर दोनों आमने सामने आ गए और फिर ये झड़प में परिवर्तित हो गया। जय हिंद सर। लेफ्टिनेंट चौधरी तन्मय के सामने सल्यूट देते खड़े थे। तन्मय की नजर उस ऑफिसर पर पड़ी तो नजर ठिठक गई। उम्र अभी यही 23-24 साल, कद लंबा, मजबूत कद, काठी, रंग गोरा, बेहद सजीले उस नौजवान की शक्ल पहचानी सी लग रही थी। कहाँ से है जानने की उत्सुकता हुई। शायद अभी यहाँ नई पोस्टिंग हुई होगी, क्योंकि आज तक तो तन्मय उससे मिला नहीं था। अपना पूरा नाम बता सकते हो लेफ्टिनेंट चौधरी? जी, हर्षित चौधरी, वो मुस्कुराता हुआ बोला। नाम सुन तन्मय चौंका। हरियाणा से हो? जी सर। उसने हाँ कहा तो तन्मय के चेहरे पर एक पल को मुस्कान आई, पर अगले ही पल उसकी जगह गंभीरता ने ले ली। उसने अपने जवानों को कैंप वापस लौटने का आदेश दिया तो थोड़ी देर बाद सब वापस लौट आए। वापस आकर उन सब ने नाश्ता किया, पर तन्मय के दिमाग में उस यंग ऑफिसर का ही चेहरा घूम रहा था। वो नाश्ता करके फ्री ही हुआ था कि सामने लेफ्टिनेंट चौधरी को देख चौंक गया। आप यहाँ? जी सर, मैं यहाँ। जी सर, मैं यहाँ। पर आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आपने मुझे पहचाना नहीं। आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं, पर मैं आपको पहली नजर में ही पहचान गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसी बात नहीं है, तन्मय ने सफाई दी। आपसे तो मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज तक मुझे लगता था आप सबसे अलग हो, पर लगता है आप भी बाकी सब घर वालों के उस फैसले में शामिल है। हर्षित ने शंकित नजरों से तन्मय को देखा तो तन्मय सफाई देता है। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं तो पहचानने के बावजूद भी आप अजनबी बन गए। 3 साल हो गए हैं उस घटना को हुए और हमें सुमन दीदी से मिले हुए। आपके घर वालों ने तो हमसे ऐसे रिश्ता तोड़ दिया है मानो कि कभी रिश्ता था ही नहीं। दीदी पर भी इतना दबाव बन गया कि वो बेचारी ससुराल का मान रखने के लिए मायके से मुंह मोड़ चुकी है। मेरी पासिंग आउट परेड पर आना तो दूर, उसने मुझे बधाई देने के लिए तक फोन नहीं किया।
हमारी बड़ी बहन है वो, माँ के बाद उसको ही मानते हैं, पर उसने तो हमसे नाता ही तोड़ दिया। बेहद दुखी होकर वो कह रहा था, इसमें घर वालों का दोष नहीं है, भैया भाभी का अपना फैसला है और भैया भाभी चाहते तो तुमसे बात कर सकते थे। रणदीप भैया हर समय घर पर तो नहीं होते। जीजा जी को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए अपनी इच्छाओं का गला घोट लिया उसने। पर अपने मायके को खोने का गम क्या होता है ये तो उनके सिवाय कोई नहीं जानता होगा, ना कोई अंदाजा लगा सकता है। विनेश ने हरकत ही ऐसी की तो कोई उसे माफ करने को तैयार नहीं है। कभी कभी किसी एक इंसान की गलती की सजा बहुत से लोगों को भुगतनी पड़ती है। विनेश के किए की सजा सुमन भाभी के साथ साथ हमारा पूरा परिवार झेल रहा है और उस दर्द के साथ जीना मजबूर है जो विनेश ने उन्हें दिया है। चाचा चाची निम्मो रणबीर, इनके दुख का अंदाजा लगाओगे तो ये नाराजगी कुछ भी नहीं लगेगी। दीदी ने माफी मांग तो ली थी, माना उनकी गलती बहुत बड़ी थी, पर उनकी गलती की सजा सुमन दीदी को देना भी तो गलत है। क्या सही है क्या गलत है हम इस बहस में ना पड़े तो ही सही होगा, क्योंकि विनेश की माफी मांगने से चीजें बदल तो नहीं गई। जो दुख तकलीफ सब लोगों ने सही या सह रहे हैं उसका अंदाजा लगाओ, फिर तुम्हें एहसास होगा। तन्मय ने उसकी तरफ देखा तो वो अब मायूस हो सिर झुकाकर बैठ गया। तन्मय को उसे देखकर थोड़ा बुरा लगा। माहौल भी बेहद भारी हो रहा था। हल्के बनाने के मकसद से बात बदलते हुए बोला, यहाँ कब पोस्टिंग हुई? पहले तो देखा नहीं मुझे, ऊपर की पोस्ट पर था, 4 महीने वहाँ ड्यूटी थी, इसी हफ्ते यहाँ आया हूँ। आप यहाँ कब से है? मैं भी 6 महीने से हूँ। छुट्टी कब गए थे आप? उसने तन्मय से पूछा। साल ही होने को आया है, पहले अरुणाचल ड्यूटी थी, वहीं से प्रमोशन फोर्स पर चला गया, वो कंप्लीट किया तो अब 6 महीने से यही हूँ। घर तो बात होती होगी, दीदी जीजा जी बच्चे सब कैसे है? सब ठीक है। मिलते नहीं है उनसे, पर फोन पर तो भाभी से बात करते होंगे। नहीं, जीजा जी ने मना किया होगा, तो डर के मारे दीदी भी बात नहीं करती। बहुत याद आती है उनकी बच्चों की। पर वो उदास होकर बोला, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती तो उनको समय पर छोड़ देना चाहिए। उसे सांत्वना देता तन्मय उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आपको नहीं लगता कि दीदी के साथ नाइंसाफी हो रही है? नाइंसाफी तो बहुत लोगों के साथ हुई है, किस किस का हिसाब लगाएंगे? तन्मय गंभीरता से बोला तो अब दोनों खामोश हो जाते हैं। तभी तन्मय के फोन की घंटी घनघनाई। देखा तो गुड्डू कॉल कर रही थी। मैं बात कर लूं? तन्मय बोला। अरे क्यों नहीं, हाँ बोल गुड्डू। नमस्ते भैया, आप तो फ्री हो ना? हाँ फ्री हूँ, बोल कैसी है तू? मैं घर में, कैसे है सब? सब बढ़िया है भैया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा भैया, भाभी और गुड्डू तो आ जा रहे हैं, आप कब आओगे? गुड्डू ने पूछा। अगले महीने, तन्मय ने उत्तर दिया। फिर आप यहीं रहोगे हमारे साथ? हाँ, मम्मी बता रही थी आप कैंट में रहोगे, पर जहाँ आप रहोगे मैं भी वहीं रहूंगी। हाँ बाबा, ये कोई बोलने वाली बात है? जहाँ हम रहेंगे हमारी गुड्डू भी साथ रहेगी। मुझे आपसे शिकायत है। क्या? आप मुझसे बात ही नहीं करते? ऐसा नहीं है गुड्डू, पता है ना ये लद्दाख बॉर्डर है, सिग्नल भी नहीं मिलती है। कई बार तो ऊंचे इलाकों में हफ्ते हफ्ते तक सिग्नल नहीं आ पाता। इस वजह से तन्मय उसे स्थिति से परिचित करता बोला, एक खुशखबरी देनी है। चहकती गुड्डू बोली। क्या? मैंने नई गाड़ी ले ली। अरे वाह, तभी मैं बोलूं गुड्डू इतना क्यों चहक रही है? हाँ इसलिए भी, और भाभी और गुड्डू आ रहे हैं इसलिए भी। आज काफी समय बाद वो तन्मय से बात कर रही थी तो काफी देर बात करती रही। हर्षित वहीं पर बैठा था अभी तक। तन्मय को ध्यान आया तो गुड्डू से बोला, अच्छा गुड्डू, अब कल बात करता हूँ। ठीक है भैया, लव यू एंड टेक केयर। हाँ हाँ लव यू। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। गुड्डू का कॉल था। हर्षित ने पूछा तो उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी। हाँ थोड़ी सी पागल है, बड़ी हो गई है, कॉलेज कर रही है, पर मुझसे बात करती है तो वही 5 साल की गुड्डू बन जाती है। पता नहीं इस लड़की का भी क्या होगा। आपसे बहुत प्यार करती है ना? हाँ बहुत ज्यादा, इवन सबसे ज्यादा। अच्छा हाँ, छोटी थी तब से ही उसकी केयर करता था, अपनी मम्मी से ज्यादा वो मेरे पास रहती थी। मेरे लिए तो वो बच्चे जैसी ही है अभी। कहता हुआ वो मुस्कुरा रहा था तो हर्षित भी हंसने लगा।
आप अपनी सिटी में पोस्टिंग के लिए जा रहे हैं? हर्षित ने तन्मय को गुड्डू से बात करते सुना तो पूछा। उसकी बात पर तन्मय भी गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, काफी साल से बाहर हूँ। पहले चाचा के साथ अनबन की वजह से और पिछले 2 साल से भी मोस्टली बाहर ही हूँ। इस वजह से फैमिली को समय नहीं दे पाया। अब कुछ समय के लिए पीस एरिया में पोस्टिंग आ रही है, तो अपनी सिटी में ही पोस्टिंग करवा दी है। बहुत अच्छा है, परिवार के साथ समय बिताने को मिलेगा। हम लोगों के लिए इससे बड़ा सुख क्या होगा। यहाँ ड्यूटी पर घर परिवार से दूर रहते हैं, तो उनको बहुत मिस करते हैं। हाँ सर, एक रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। जब आप घर फोन करोगे तो उस समय मुझे भी बुला लेना। मेरा फोन नंबर सेव कर लीजिए। वो तन्मय को अपना नंबर नोट कराता है, तो तन्मय नंबर तो सेव कर लेता है, पर वजह पूछता है, क्यों? आप ना दीदी से भी बात करना। 4-5 साल हो गए हैं दीदी को देखा नहीं है। 3 साल से तो उनकी आवाज तक नहीं सुनी। उनको बहुत मिस करता हूँ। आप बात करना, मैं उनकी आवाज सुन लूंगा। वो तो मुझसे बात करेगी नहीं, पर उसको बताना मत कि मैं यहाँ हूँ। और हो सके तो कुछ फोटोज मांग लेना दीदी और बच्चों के। बोलते हुए उसके चेहरे पर दर्द के कुछ भाव उभरे, जिनको तन्मय साफ महसूस कर रहा था। ओके, तन्मय ने कहा, तो वह इजाजत लेकर जाने लगा। तो थोड़ी दूर गया तो तन्मय ने टोका, रुको। जी सर, वो पीछे पलटकर बोला। तो तन्मय कुछ सोचते हुए बोला, अभी कर बात, अभी बात कर लेता हूँ। कल से बात हुई भी नहीं है घर पर। ओके, वो वापस आया। तन्मय आराम से पलंग पर बैठ गया तो वो भी साथ ही बैठ गया। तन्मय ने मम्मी को कॉल लगाया। थोड़ी देर उनसे बात की, फिर बोला, मम्मी, रणदीप भैया और सुमन भाभी से बात करवा दो, कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? वो निधि आ रही है तो उसी बारे में। रणदीप तो है नहीं, शहर गया हुआ है। क्यों? गुड्डू को गाड़ी चाहिए थी, अपने चाचा के साथ वही दिलाने गया है। उसके बाद अपने काम से चला गया होगा। चलो कोई नहीं, भाभी से और बच्चों से बात करा दो। काफी दिन हो गए भाभीयों से बात नहीं हुई। आज सुमन भाभी से बात करवा दो। ठीक है, उसकी माँ ने कहा और सुमन के कमरे में आ गई। सुमन, ये ले, तन्मय बात करना चाहता है। देवर जी? हाँ, लाओ दो। वो उनके हाथ से फोन लेती है और कान पर लगाती है। हेलो भाभी, तन्मय ने कहा। अरे देवर जी, आज भाभी की कैसे याद आ गई? वो हंसते हुए बोली, क्या बात कर दी भाभी आपने, आपको तो रोज ही याद करता हूँ। वो अलग बात है, यहाँ नेटवर्क नहीं होता तो बात नहीं हो पाती। हाँ ठीक है, ज्यादा बहाने मत लगाओ। बातों की जलेबियाँ छाननी तो आपको बहुत आवे है। ऐसा मत बोलो भाभी, आपको भी पता है मेरी ड्यूटी है ही ऐसी, तो क्या कर सके है। अच्छा भाभी, मम्मी वहीं पर है क्या? हाँ, उनको किसी बहाने से बाहर भेजो। क्यों? भेजो तो, जरूरी बात करनी है कुछ। मैं जाती हूँ बाहर। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ताई, वो तन्मय की मम्मी से बोली। हाँ, अब थोड़ी देर बच्चों को देख लेना, नेटवर्क की समस्या हो रही है। देवर जी की आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं बाहर जाकर बात करती हूँ। कहती वो कमरे से बाहर निकल गई। आ गई आप बाहर? तन्मय ने तसल्ली से पूछ लिया। हाँ, अब बोलो, आज भाभी से ऐसी क्या बात करनी है जो अकेले में बुला रहे हो? वो भी थोड़ी हैरान है, तो वजह जानना चाहती है। लो बात करो, कहकर वो बब्बू को फोन पकड़ा देता है, तो वो ले लेता है। अरे देवर जी कहाँ चले गए? तन्मय की आवाज न सुनी तो वो बोली, दीदी मैं हूँ बब्बू। धीमी आवाज में हर्षित ने कहा। बब्बू? ये शब्द मुंह से निकले तो हंसती हुई सुमन खामोश हो गई। आंसुओं की तीव्र धारा उसकी आंखों से बहने लगी। वो कुछ नहीं बोली, खामोश हो गई। आंसुओं ने गला जो रुंध दिया तो कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या हुआ दीदी, चुप क्यों हो गई? बोलिए। पर उधर से रोने की सिसकियां थी, जो अप्रत्याशित तौर पर अपने भाई की आवाज सुनकर बहन की आंखों में थे। हर्षित की आंखें भी नम हो गई। क्या सुमन हर्षित से बात करेगी? कभी कभी एक इंसान की गलती की सजा बहुत से लोगों को भुगतनी पड़ती है। विनेश की गलती की सजा कितने लोग पा रहे हैं। कभी कभी इंसान गुस्से में या अपनी जिद में ऐसे कदम उठा लेता है जो दूसरों के साथ साथ अपनों के भी दुख का कारण बन जाता है। डियर लिसनर, इस कहानी को आपका प्यार देने के लिए और आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप इसी तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।